हेलो टू एवरीवन, दिस इज़ सुजीत सिंह और हम स्टडी कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया है और उसे आज हम कंप्लीट कर देंगे और इस टॉपिक का नाम है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, तो बच्चे हमने इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स को, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया। आप प्रीवियस वीडियोस को जा कर के देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कीजिए। ठीक है, बहुत ही बेसिक टर्म्स में, बेसिक वर्डिंग्स में हमने इन चीज़ों को समझने की कोशिश की है कि बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है क्या। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कीजिए। वहाँ से भी आपको अपडेट्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स भी वहाँ से आपको पता चलेगा कि बोर्ड एग्ज़ाम्स और नीट के एग्ज़ाम्स के लिए कौन सा टॉपिक कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है बेसिकली क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। हमने इससे पहले पढ़ा था जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर को हमने बात किया था क्लासिकल मेंडेलियन डिसऑर्डर और नॉन क्लासिकल मेंडेलियन डिसऑर्डर। उस केस में क्या हो रहा था बच्चे कि बेसिकली वहाँ पर या तो मैटरनल जीन या तो पैटर्नल जीन या दोनों में जीन का डिफेक्ट होने की वजह से जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस में दिक्कत आ रही थी उसको हम बोले थे जेनेटिक डिसऑर्डर। आज का जो टॉपिक है वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो बेसिकली देखो, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को इस तरीके से आप समझ सकते हो कि क्रोमोसोम्स का जब नंबर या तो कम हो जाए या तो इंक्रीज हो जाए तो उसे हम बोलेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। हमें मालूम है बच्चे, जैसे कि अगर हम बात करें बच्चे कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। हर क्रोमोसोम्स की 2 कॉपी है और इस 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को 1 to 22 क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? 1 to 22 क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं बच्चे? तो कॉल्ड एज ऑटोसोम्स बोलते हैं। हमने इन चीज़ों को लास्ट वीडियोस में काफ़ी अच्छे से समझा कि ऑटोसोम्स का क्या रोल है और सेक्स क्रोमोसोम्स का क्या रोल है। ठीक है, और जो 23rd क्रोमोसोम्स है पेयर के फॉर्म में जो हैं XX फीमेल बॉडी में और XY मेल बॉडी में, तो हमने वहाँ पे बात किया था हेट्रोगैमेटी और होमोगैमेटी की बात किया था। ठीक है, तो क्योंकि मेल बॉडी में XY क्रोमोसोम है तो यहाँ पर मेल हेट्रोगैमेटी है। इन्हीं को हमने क्या बोल दिया था बच्चे? कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के केस में होता क्या है बच्चे कि जब किसी क्रोमोसोम्स का नंबर इंक्रीज हो जाए, ठीक है, या किसी क्रोमोसोम्स का नंबर कम हो जाए, उस तरह के डिसऑर्डर को आप क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अगर आप इसको वर्डिंग्स में देखना चाहेंगे तो आप इसको समझ सकते हैं कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ऑन द अदर हैंड आर caused due to absence और excess, या बोल सकते हो और abnormal arrangement of one or more क्रोमोसोम और मोर क्रोमोसोम्स। देखो बच्चे, यहाँ पे समझने की बात यह है कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है वो एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर से अलग है। ठीक है, कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस, या कोई क्रोमोसोम्स कम हो जाए या कोई क्रोमोसोम्स का नंबर इंक्रीज हो जाए या कोई एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो, किसमें? किसी क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर्स में। वन और मोर क्रोमोसोम्स का एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस
डायग्राम को देखें तो यहाँ पर हर एक क्रोमोसोम्स का एक क्या है, अरेंजमेंट है। ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, 1 की 2 कॉपी है, 2 की 2 कॉपी है, 3 की 2 कॉपी है, 4 की 2 कॉपी है, 5 की 2 कॉपी है। इस तरीके से आप देखेंगे तो ह्यूमंस के केस में जो 1 to 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उनका एक नॉर्मल अरेंजमेंट दिया गया है। पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, बात समझ में आ रही है? तो देखो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में कि अगर इसके एग्जाम्पल्स को आप देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल्स ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो हम पहला एग्जाम्पल पढ़ेंगे इसको हम बोलते हैं बच्चे डाउन सिंड्रोम। इसको क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम। ठीक है। दूसरे अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। और थर्ड केस की अगर हम बात करें, थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चे इसी को हम बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। तो बेसिकली अगर इन चीज़ों को आप समझने की कोशिश करो तो ये सभी केस में, चाहे वो डाउन सिंड्रोम हो, चाहे वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो, चाहे वो टर्नर सिंड्रोम हो, इन सभी की केस में क्या होता है कि या तो क्रोमोसोम्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है या तो क्रोमोसोम्स का नंबर क्या होता है बच्चे, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं इन सारी चीज़ों में ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ से अगर आप देखो कि जो सेल डिवीज़न हमने पढ़ा था, सेल डिवीज़न, और साथ में हमने क्या पढ़ा था, सेल साइकिल। तो देखो इसको समझने के लिए छोटा सा मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन चीज़ों से आपको काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। तो अगर मैं सेल साइकिल और सेल डिवीज़न्स को स्टडी करता हूँ बच्चे, तो बेसिकली है क्या यहाँ पर कि हमने पढ़ा है कि जो सेल अपने आप को डिवाइड नहीं करती है वो अपने आप को हमेशा किस स्टेट में रखती है, G0 में। मतलब ये कौन सा फेज़ है, रेस्टिंग फेज़ है। ठीक है। जब सेल अपने आप को डिवाइड नहीं करती है, G1 फेज़ से सेल किस में मूव करती है बच्चे, अगर उसको डिवीज़न करने का रिक्वायरमेंट है तो वो G1 फेज़ में मूव करती है। सपोज़ ये आपकी G1 फेज़ है और हमने यहाँ पर किसी एक क्रोमोसोम्स को लेकर के चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो अगर G1 फेज़ को देखा जाए तो G1 फेज़ में अगर हम क्रोमोसोम्स के नंबर को देखें, क्योंकि ये हम किसके रिस्पेक्ट पढ़ रहे हैं, तो 2n मीन्स डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। जितने भी डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम है बच्चे, ये ह्यूमन के रिस्पेक्ट में, मतलब ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये ह्यूमन के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन। ह्यूमन कैसा ऑर्गेनिज्म है? 2n, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है ना। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में हमेशा हर क्रोमोसोम्स की 2 कॉपी प्रेजेंट होती है। बात समझ में आ रही है? तो अभी अगर मैं बोलूं कि G1 फेज़ में क्रोमोसोम्स का नंबर क्या है, तो क्रोमोसोम्स का नंबर 2n 2c है। ठीक है। 2n जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को रिप्रेजेंट करता है, c जो है उस क्रोमोसोम पर कितना DNA कंटेंट प्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब देखो होता क्या है बच्चे कि सेल जो है वो G1 से किस फेज़ में जाती है, S फेज़ में जाती है। और S फेज़ में हमने पढ़ा बच्चे कि यहाँ पर क्या होता है, DNA का सिंथेसिस होता है। ठीक है। DNA का सिंथेसिस होता है, या आप कह सकते हो कि DNA का क्या होता है बच्चे, रेप्लिकेशन होता है। तो जब DNA का सिंथेसिस होगा S फेज़ में, तो आपके सामने जो सेल G1 फेज़ में केवल यहाँ पर 2n 2c का कॉम्बिनेशन था, अब यहाँ पर आपके सामने क्या आ जाएगा बच्चे, क्योंकि क्रोमोसोम ने अपने को क्या कर लिया, DNA को रेप्लिकेट कर लिया। जब रेप्लिकेट करेगा बच्चे, तो आप ये जानते हो कि इन्होंने अपने नंबर को क्या कर लिया, क्रोमोसोम्स का नंबर तो इंक्रीज़ नहीं हुआ, लेकिन DNA के कंटेंट को इन्होंने क्या कर लिया बच्चे, इंक्रीज़ कर लिया। तो अगर यहाँ पर मैं पूछूं कि S फेज़ में DNA का सिंथेसिस हो जाने के बाद इस
एस फेज के सेल साइकिल में कितना डीएनए प्रेजेंट है और कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। तो हमेशा कभी भी क्रोमोसोम्स के नंबर को अगर काउंटिंग करनी है तो नंबर ऑफ सेंट्रोमियर को आप देखो, तो यहाँ पर कितने सेंट्रोमियर, 2 सेंट्रोमियर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो नहीं इंक्रीज हुए, लेकिन डीएनए का कंटेंट 2C से 4C कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हर उस पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2 थे और इन क्रोमोसोम्स पर डीएनए का कंटेंट भी CC था, इसलिए हमने 2C हमने बोला यहाँ पर। लेकिन अभी क्या हो गया बच्चे, क्योंकि डीएनए के सिंथेसिस होने की वजह से या डीएनए का रेप्लिकेशन होने की वजह से क्या हो गया, डीएनए का कंटेंट जस्ट डबल हो गया। और यही चीज़ फर्दर आगे चल करके G2 फेज में आएगी और G2 फेज में फाइनली G2 फेज एस फेज के स्टार्टिंग में 2N2C था, लेकिन एस फेज के एंड तक आते हैं जब एस फेज कंप्लीट होगी तो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा, 2N4C। और यहाँ पर भी क्या था बच्चे, 2N4C। अब इसके बाद स्टार्ट क्या होगा, एम फेज, ठीक है, माइटोटिक फेज। तो माइटोटिक फेज में अगर आप देखोगे बच्चे तो हमने बात किया था, एम फेज में हमने बात किया था बेसिकली कौन कौन सी बात किया था बच्चे, एम फेज अगर हम बात करें तो एम फेज में भी हमने 4 डिफरेंट फेजेस को पढ़ा था, ठीक है। कौन कौन से, अगर हम एम फेज की बात करें मीन्स यहाँ पर G2 फेज था, ठीक है। अब इसके बाद एम फेज आया, तो एम फेज, ये जो पूरा एम फेज है बच्चे, एम फेज में भी तो बहुत सारे सब फेजेस होते हैं। तो एम फेज में सबसे पहला फेज कौन सा है, प्रो फेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, यहाँ पर होगा बच्चे एनाफेज, एनाफेज, और लास्ट में होगा बच्चे क्या, टीलोफेज। उसके बाद आप देखोगे कि सेल जो है उसका सेल साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सेल साइकिल इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली हम बात ये कर रहे हैं बच्चे कि ड्यूरिंग एम फेज में यहाँ पे 2 तरह के डिविजन्स होते हैं, यहाँ पे 2 तरह के स्पेसिफिक डिविजन्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो बेसिकली हम बात क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर 2 तरह के डिवीज़न है, एक को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस और दूसरे को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस में डिफरेंस ये होता है बच्चे कि साइटोकाइनेसिस में हम बात करते हैं डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोकाइनेसिस होता क्या है कि सेल्स जब डिवाइड करती है ना तो उसका साइटोप्लाज्म भी इक्वल अमाउंट में डिवाइड होता है। तो साइटोकाइनेसिस को हम ईजिली वर्ड्स में समझ सकते हैं कि साइटोकाइनेसिस इज़ द प्रोसेस इन विच डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म कंटेंट। तो डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म का क्या होता है बच्चे, डिवीज़न होता है। साथ में अगर हम कैरियोकाइनेसिस की बात करें तो कैरियोकाइनेसिस क्या है कि यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियर डीएनए। हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि कैरियोकाइनेसिस में क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर का डीएनए का डिवीज़न हो रहा है, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में क्या हो रहा है बच्चे कि अगर एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट रहेगा, मींस प्रॉपर वे में अगर क्रोमोसोम्स डिवाइड नहीं करेंगे तो वहाँ पर क्या कॉज हो जाएगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम इस चीज़ को डिफ़ाइन करें, तो हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर जब सेग्रीगेशन होगा तो आप मेंशन कर सकते हो फेलियर ऑफ segregation of chromatid during cell division, cell cycle result। अब अगर यहाँ पर प्रॉपर वे में सेग्रीगेशन नहीं होगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, या तो
क्रोमोसोम्स का गेन हो जाएगा या तो क्रोमोसोम्स का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, और यही चीज़ कॉज करती है एन्यूपुलाइडी, कॉल्ड एज एन्यूपुलाइडी। ठीक है बच्चे, तो देखो बेसिकली हम बात क्या कर रहे हैं कि जब भी यहाँ पर साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस को आपने समझा कि साइटोकाइनेसिस में डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म, जब भी सेल साइकिल आप पढ़ोगे ना बच्चे, तो यहाँ पर सेल साइकिल के साथ साथ सेल डिवीज़न का भी प्रोसेस चल रहा होता है, और वहाँ पर हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि गैमीट्स का फॉर्मेशंस कैसे हो रहा है, सेल डिवाइड कैसे हो रही है। तो जब इम्प्रॉपर वे में क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन होता है बच्चे, तो वहाँ पर या तो क्रोमोसोम्स का नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा या तो क्रोमोसोम का नंबर डिक्रीज़ हो जाएगा, और यही फर्दर क्या कॉज करेगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब इस चीज़ को हम एक छोटे से डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं कि बेसिकली है क्या कि वेरिएशन, अगर हम बात करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को अगर हम देखें तो हम यहाँ पर दो कैटेगरीज में चीज़ों को स्टडी करते हैं। एक को हम बोलते हैं एनुपुलाइडी और दूसरे को बोलते हैं यूपुलाइडी। बात समझ में आ रही है? तो एनुपुलाइडी के केस में अगर हम देखें तो एनुपुलाइडी के केस में फर्दर दो कैटेगरीज हम डिवाइड कर रहे हैं। किसके बेसिस पे? क्रोमोसोम्स के नंबर या तो इंक्रीज़ हो जाएंगे या तो क्रोमोसोम्स के नंबर डिक्रीज हो जाएंगे। जो हमने पढ़ा ना वहाँ पर गेन होगा या लॉस होगा, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर हाइपरपोलाइडी, ठीक है, हाइपरपोलाइडी या हाइपोपोलाइडी की हम बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? अब हाइपरपोलाइडी की अगर हम बात करें तो हाइपरपोलाइडी में यहाँ पर कुछ केसेस हैं, ठीक है। अब वो केसेस कौन कौन से हैं? अगर हम बात करें पहला केस के, तो ट्राइसोमिक का केस आता है। ट्राइसोमिक का केस आता है। ट्राइसोमिक में होता है क्या, क्योंकि ह्यूमन जो है बच्चे वो बेसिकली 2n के फॉर्म में होता है, ठीक है। और 2n के फॉर्म में क्योंकि यहाँ पर नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो जब 2n की पोलाइडी है और यहाँ पर ट्राइसोमिक कंडीशन है, तो यहाँ पर किसी एक क्रोमोसोम्स की कॉपी क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है। इसीलिए हम बोलते हैं ट्राइसोमिक को हम हमेशा 2n+1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें डबल ट्राइसोमिक की, तो डबल ट्राइसोमिक में क्या होता है, डबल ट्राइसोमिक में क्या होता है कि 2n+1+1 मीन्स किसी एक क्रोमोसोम्स की एक कॉपी बढ़ी। फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर 21 की एक कॉपी बढ़ गई और फिर क्रोमोसोम नंबर 7 की कोई एक कॉपी पड़ गई। तो इसीलिए हम डबल ट्राइसोमिक में 2n+1+1 से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसी तरीके से अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं कि हाइपोपोलाइडी का मतलब है बच्चे क्रोमोसोम्स का कम हो जाना, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स का नंबर कम हो जा रहा है और यहाँ पर क्या हो जा रहा है बच्चे, क्रोमोसोम्स का नंबर गेन हो जा रहा है। तो अगर आप हाइपोपोलाइडी का केस लेके चलो, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मोनोसोमिक, तो मोनोसोमिक का केस क्या है बच्चे, मोनोसोमिक का अगर हम केस की बात करें तो यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2n-1 के फॉर्म में, ठीक है। और इसी तरीके से अगर डबल मोनोसोमिक की हम बात करें कि डबल मोनोसोमिक की बात करें तो यहाँ पे 2n-1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ट्राइसोमिक, मोनोसोमिक, डबल ट्राइसोमिक, डबल मोनोसोमिक जो है ना बच्चे, ये बेसिकली हम जब सिंड्रोम्स को स्टडी करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम को अगर हम स्टडी कर रहे हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को हम स्टडी कर रहे हैं या टर्नर सिंड्रोम को हम स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम ये समझ पाएंगे कौन सा जो सिंड्रोम है वो आपका किस केस में आ रहा है, मीन्स वो ट्राइसोमिक है या मोनोसोमिक है। बात समझ में आ रही है? अब देखो अगर हम यूपोलाइडी की बात करें बच्चे, यूपोलाइडी जो ये दूसरा केस है ना, एनोपोलाइडी के बारे में तो हमने स्टडी कर लिया। यूपोलाइडी की अगर हम केस की बात करें तो यूपोलाइडी में बेसिकली अगर हम दो चीज़ों को देखें, ठीक है, यूपोलाइडी को हमने दो फॉर्म में डिवीज़न किया। एक को हमने बोला डायप्लॉइड और दूसरे को बोला पॉलीपोलाइडी, ठीक है। अब यहाँ पर डायप्लॉइड में क्या होता है,
2 बेसिक सेट्स प्रेजेंट होते हैं, हर क्रोमोसोम्स की 2 कॉपी प्रेजेंट होता है, तो हमने इसको 2n से रिप्रेजेंट कर दिया। और पॉलीपोलाइडी के केस में क्या होता है कि 2n से ज़्यादा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो जो पॉलीपोलाइडी का केस है बच्चे, वो जनरली किसके केस में आता है, प्लांट्स के केस में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं पॉलीपोलाइडी के बारे में, अगर हम बात करें तो पॉलीपोलाइडी बेसिकली कह सकते हैं कि मोस्ट कॉमनली सीन इन प्लांट्स के केस में बहुत ज़्यादा कॉमनली हम इस चीज़ को देखते हैं। अगर हम दूसरे पॉइंट्स की बात करें तो बेसिकली दूसरा पॉइंट ये है बच्चे कि पॉलीपोलाइडी का जो केस है ना, ड्यू टू फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस से भी होता है, ठीक है। अब हमने जो पढ़ा कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, तो साइटोकाइनेसिस में क्या है बेसिकली, पॉलीपोलाइडी का केस ड्यू टू फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस। देखो साइटोकाइनेसिस का मतलब हमने समझा था डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। बात समझ में आ रही है। अब जब साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा ही नहीं तो वहाँ पर साइटोप्लाज्म का डिवीज़न इम्प्रॉपर हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनली एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो अगर हम पॉलीपोलाइडी की बात करें तो पॉलीपोलाइडी बेसिकली प्लांट्स के केस में मोस्ट कॉमनली देखा जाता है। देखो बच्चे, अगर हम पॉलीपोलाइडी को डिवाइड करें तो पॉलीपोलाइडी भी 2 ब्रांचेस में डिवाइड है। एक को हम बोलते हैं ऑटो पॉलीपोलाइडी और दूसरे को हम बोलते हैं एलो पॉलीपोलाइडी। तो एक को बोलते हैं ऑटो पॉलीपोलाइडी और दूसरे को बोलते हैं एलो पॉलीपोलाइडी, ठीक है। अब देखो बेसिकली हमने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड किया कि जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है उसमें या तो केस बनेगा किसका, एनोपोलाइडी का, या तो केस बनेगा यूपोलाइडी का। एनोपोलाइडी में हमने पढ़ा कि बेसिकली है क्या यहाँ पर कि हाइपरपोलाइडी का केस बनेगा, मींस क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, या तो क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है यहाँ पर। अब इसमें हमने ट्राइसोमिक की बात किया, डबल ट्राइसोमिक की बात किया, मोनोसोमिक की बात किया और डबल मोनोसोमिक की बात किया। लेकिन अगर हम यूपोलाइडी का केस की बात चलें तो यूपोलाइडी में हम बेसिकली 2 चीज़ों को देखते हैं, डाइपोलाइडी और पॉलीपोलाइडी। पॉलीपोलाइडी में 2 से ज़्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब हर एक क्रोमोसोम्स की कॉपी 2 से ज़्यादा हो सकता है 3 हो सकती है, हो सकता है 4 हो सकती है, और वो चीज़ हमने प्लांट्स के केस में देखा। पॉलीपोलाइडी का जो केस है वो बेसिकली साइटोकाइनेसिस नहीं होती है या एबनॉर्मल साइटोकाइनेसिस होती है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है किसका बच्चे, क्रोमोसोम्स का। बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पर कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको मैं डिनोट कर देता हूँ कि अगर हम किसी टर्नर सिंड्रोम की बात करें, किसी टर्नर सिंड्रोम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम में बेसिकली अगर ये आप बी डायग्राम को देखो ना बच्चे, तो बी डायग्राम किसका है, टर्नर सिंड्रोम का। तो टर्नर सिंड्रोम में बेसिकली होता क्या है कि एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, मीन्स यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ, अगर ये हम बी डायग्राम को देखें बच्चे तो बी डायग्राम क्या है कि बेसिकली यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम का केस है। तो शॉर्ट स्टैचर एंड अंडर डेवलप फेमिनिन कैरेक्टर, मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो एक एक्स क्रोमोसोम्स की जनरली नॉर्मल फीमेल होती है बच्चे, 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स और 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46। लेकिन यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम्स कम हो जाते हैं, तो आप कह सकते हो कि ड्यू टू लैक ऑफ, या आप कह सकते हो कि टर्नर सिंड्रोम में बेसिकली होता क्या है, एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स। तो जनरली जो कंडीशंस होती हैं ना बच्चे टर्नर सिंड्रोम की, तो टर्नर सिंड्रोम में बेसिकली होता क्या है कि अगर हम बात करें टर्नर सिंड्रोम में,
तो टर्नर सिंड्रोम में पहली चीज़ तो हमने देखा क्या है बच्चे, एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम्स एब्सेंस होगा तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स का नंबर क्या हो गया, कम हो गया, 45 हो गया। और 45 विथ इनका कॉम्बिनेशन क्या बनता है बच्चे, तो एक्स, ठीक है। जो 23rd क्रोमोसोम्स में, जो 23rd सेक्स क्रोमोसोम्स है, वहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब एक एक्स क्रोमोसोम्स कम हो जाता है तो ये किसका केस है, मोनोसोमिक का केस है। बात समझ में आई, ये किसका केस है बच्चे, मोनोसोमिक का केस है। और यहाँ पर जनरली टर्नर सिंड्रोम्स में क्या होता है, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो बेसिकली है क्या यहाँ पर, जो शॉर्ट स्टेचर मीन्स हाइट थोड़ी कम होगी बच्चे, और साथ में क्या होगा, जो फेमिनिन कैरेक्टर्स हैं फीमेल बॉडी के, वो क्या होंगे, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। बात समझ में आया। तो टर्नर सिंड्रोम क्या है बेसिकली, कि यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम्स क्या हो रहा है, डिसऑर्डर की वजह से कम हो जा रहा है। बात समझ में आ रही है। अगर हम वहीं पर बात करें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो डायग्राम्स इंडिकेट कर रहे हैं बच्चे, वो है क्या, ए। तो इनकी बॉडी जनरली नॉर्मल से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और साथ में इनकी बॉडी में कुछ फेमिनिन टाइप के कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, अपीयर होने लगेंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉपी, अगर हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करें, फिल्टर सिंड्रोम की बात करें, तो यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम एडिशनल जुड़ जाता है। तो जनरली मेल बॉडी में एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉपी क्या होता है, जुड़ जाता है। तो जो ये एक्स्ट्रा कॉपी है क्रोमोसोम्स की, एक्स्ट्रा कॉपी है, इसकी वजह से ही यहाँ पर जो फेमिनिन कैरेक्टर, एक किसी मेल बॉडी में कुछ फेमिनिन कैरेक्टर्स आने लगते हैं। बात समझ में आ रही है। और साथ में अगर आप इसको देखो तो ये जो फीमेल बॉडी है, ये जो फीमेल बॉडी है, टर्नर सिंड्रोम होने की वजह से ये स्टेराइल इन नेचर हो जाएंगे, ठीक है। इनसे ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने में इनको बहुत प्रॉब्लम होगी। साथ में अगर मैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करूं, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी क्या हो जाएगी, पहली चीज़ तो इनका बॉडी का हाइट बहुत टॉल हो जाएगा, प्लस कुछ फेमिनिन कैरेक्टर हो जाएंगे, मीन्स डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। इनके बॉडी पोस्चर्स में बेसिकली बहुत सारे फेमिनिन कैरेक्टर्स डेवलप होने लगेंगे, और साथ में साथ ही कैसे होंगे, स्टेराइल इन नेचर होंगे, स्टेराइल इन नेचर। तो आप समझ पा रहे हो बच्चे कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। एक सिंगल क्रोमोसोम्स के नंबर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने की वजह से इनके बहुत सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चेंज हो जाती हैं। बात समझ में आ रही है। और थर्ड केस, अगर थर्ड हम एग्जांपल देखें तो डाउन सिंड्रोम का अगर हम देखते हैं बच्चे, तो बेसिकली डाउन सिंड्रोम में होता क्या है कि डाउन सिंड्रोम जो है, इसमें 20 जो फर्स्ट क्रोमोसोम है, इसकी एक कॉपी क्या हो जाती है बच्चे, एक्स्ट्रा डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो अगर मैं डाउन सिंड्रोम की बात करूं, तो पहली चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 क्या हो रही है, एक्स्ट्रा हो जा रही है। तो पहली चीज़, अगर कोई भी कॉपी एक्स्ट्रा हो रही है तो ये कैसा, और एक क्रोमोसोम हो रही है, इट मीन्स ये ट्राइसोमी का कंडीशन है। ये किसका कंडीशन है, ट्राइसोमी का केस जो है बच्चे, वो है क्या, 2n+1। बात समझ में आ रही है। तो डाउन सिंड्रोम में होता क्या है, अगर इसके सिम्टम्स को देखा जाए तो ब्रॉड फ्लैट फेस हो जाएगा, फ्लैट हेड हो जाएंगे, प्लस पाम क्रीजेस होने लगेंगे। दूसरी चीज़, बिग एंड रिंकल्स टंग में आने लगेंगे, ठीक है। और इसमें सबसे जो मेजर प्रॉब्लम होता है डाउन सिंड्रोम में, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़, ठीक है बच्चे। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चे कि ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम्स में आते हैं, प्लस साथ में नीट के एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आप सभी को बोलूँगा कि मेरे प्रीवियस वीडियोस को जा कर के जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, आप उन सभी को देखो, समझो। एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार में समझो कॉन्सेप्ट्स को, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करो आप, ठीक है बच्चे। देखो, कोई भी चीज़ लाइफ में आसानी से नहीं मिलती है,
और आप तो ऑब्वियस सी बात है कि एक बड़े एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, नीट के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, तो आपको बड़ा एफ़र्ट भी डालने का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, मैं आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस बना करके इस चैनल पर अपलोड करूंगा। मैं सभी से बस यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी एक कमेंट की वजह से मैं बहुत मोटिवेट फील करूँगा और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के आऊँगा। क्योंकि देखो बच्चे, जब आपका सपोर्ट होगा तभी मैं कंटेंट को बनाने की लिए टाइम निकालूंगा। ठीक है, तो आप इन वीडियोस लेक्चर्स को देखो, अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करो और साथ में मुझे कमेंट करके ये भी बताओ कि आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या लगा इस टॉपिक के अंदर। थैंक यू वेरी मच टू ऑल माय लवली ऑडियंस। थैंक यू।